Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the तिरुपति लड्डू का जो कंट्रोवर्सी है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, तिरुपति लड्डू का जो प्रिपरेशन है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज को मेंशन किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो लेबोरेटरी है उसकी रिपोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि स्टूडेंट, जब रिपोर्ट को पब्लिश किया गया तो उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो एसआईटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है प्रेजेंट समय के अंदर प्रोग्रेस के अंदर है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे इश्यू किया गया कि किसी भी तरीके का जो पॉलिटिकल एंगल है उसको ना ऐड किया जाए इस इश्यू के रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारे जो पर्सनस हैं उनका यहाँ पे जो बिलीफ है वो जुड़ा हुआ है जो तिरुपति का जो लड्डू है जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा को ऑफर किया जाता है वहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें तिरुपति लड्डू के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि 2009 के समय से जीआई टैग है वो दिया गया था। 2009 के समय में आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर जो जीआई टैग है उसको ओवरसीन किया जाता है डीपीआईआईटी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। तो उसके द्वारा आप देखिए कि जीआई टैग का जो वर्क है उसको ओवरसीन है वो किया जाता है। जीआई टैग का जो वर्क प्रोसेस है आपको 10 ईयर के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा कि 10 ईयर के पर्सपेक्टिव से जो टैग है वो दिया जाता है हमारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा। आप देखिए इसका जो रिन्यूअल है वो किया जा सकता है आफ्टर द 10 ईयर के बाद में इसका जो रिन्यूअल है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। हमारी कंट्री के अंदर जो फर्स्ट जीआई टैग है वो किस यहाँ पे जो गुड्स है उसको दिया गया था ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। दार्जिलिंग का जो एरिया है दार्जिलिंग के अंदर जो टी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दार्जिलिंग टी को फर्स्ट जीआई टैग का जो स्टेटस है वो 2005 के समय दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तिरुपति लड्डू का जो कंट्रोवर्सी है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट किसको पॉलिटिकल एंगल है उसको नहीं ऐड करना है, और लड्डू को जो जीआई टैग है इसके अलावा जो फर्स्ट जीआई टैग का जो कॉन्सेप्ट है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 8 कोर सेक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। 8 कोर सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज है ये आपको 8 कोर सेक्टर के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए और उनका जो वेटेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो स्टूडेंट्स इनके बारे में रीड ज़रूर से कीजिए। आपका होमवर्क है कि किस यहाँ पे जो कोर इंडस्ट्री है उसको हाईएस्ट वेटेज है वो दिया गया है और किस इंडस्ट्री का यहाँ पे आपको लोवेस्ट वेटेज है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इन 8 कोर सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और उनके वेटेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनिशियली जो फर्स्ट टॉप का जो 2 यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जिनका वेटेज हाईएस्ट है, और आप देखिए कि लोएस्ट के अंदर में जो 2 इंडस्ट्री है उनके बारे में भी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर सेक्टर का, आप देखिए कि आईआईपी जो इंडेक्स है हमारा जो इंडेक्स है इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, उसके अंदर आप देखिए कि जो 40% का वेटेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी समय के बाद में हमारे कोर सेक्टर का जो मैक्सिमम यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम जो कोर सेक्टर का आप देखिए कि इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर में जो डिक्लाइन है वो हुआ है, उनके आउटपुट के अंदर में डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। आउट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर जो 6 इंडस्ट्रीज हैं उनका यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। 2 आप इंडस्ट्रीज आप देखिए कि जिसके अंदर एक फर्टिलाइजर है और एक स्टील है, फर्टिलाइजर एंड स्टील है, उसका जो आउटपुट है वो लिटिल बिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उसका जो आउटपुट है वो डिक्लाइन नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर का जो इंडस्ट्री है प्लस में जो स्टील का जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जो आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ है। बट आपको स्टील के बारे में एक जानकारी ज़रूर से होना चाहिए। इंडिया का जो स्टील है वो एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के वहाँ पे, और आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको लाने के बारे में डिस्कस किया गया है। काफ़ी बार आपने भी न्यूज़पेपर के अंदर इसको रीड किया होगा। अभी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है कि किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर मोर कार्बन का यहाँ पे एमिशन हुआ करता है तो उसके रिगार्डिंग में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे जो ड्यूटीज हैं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे जो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्पोज किया जाएगा, जिससे कि आप देखिए कि उसका मार्केट वैल्यू हाई रहेगा तो उसको नहीं खरीदा जाएगा लोगों के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इजराइल के पर्सपेक्टिव से है।
आप देखिए कि स्टूडेंट्स इजराइल से फाइट करने के रिगार्डिंग में एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्रिएट हुआ था, एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ईरान के द्वारा। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं जिसके अंदर आपको हजीबुल्लाह है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे है, सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि आपको होती रिबेलियन से यमन के वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, रेड सी के अंदर इनका प्रेजेंस है। और विद इन द इजराइल के अंदर ही आप देखिए कि जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वहाँ पे आपको हमास है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हजीबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया था, हजीबुल्लाह के द्वारा फाइट करने के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है, उनके लीडर्स का भी वहाँ पे डेथ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके रिगार्डिंग में लोकायुक्ता के द्वारा, लोकायुक्ता जो कि आपको स्टेट के अंदर ऑफिसर देखने के लिए मिलता है, पब्लिक सर्वेंट्स के रिगार्डिंग में उनके द्वारा एग्जामिन किया जाता है एंटी करप्शन के जो चार्जेस हैं उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिएगा प्रेजेंट समय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो उनका फाइल है वो दिया गया है उनके केस के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, तो अर्लियर फेज के अंदर इसका जो नेम है एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था, एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था जिसको बाद में चेंज किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप से। आप देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में देखने के लिए मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसको क्रिएट किया गया। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो कि अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था, आप देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू ये मेन इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के जो रूल्स हैं उनको उसके रिगार्डिंग में जो वायलेशन हुआ है उसके जो केसेज हैं उनको डील किया जाता है। बाद में आपको फीमा का जो एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फीमा का जो एक्ट है, फीमा का जो एक्ट है उसके थ्रू आप देखिए कि इसको जो पावर है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपने काफ़ी बार रीड किया होगा FCRA के बारे में। आप देखिए कि जो FCRA है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर देखने के लिए मिलता है, और जो फेमा का जो एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा इसको डील किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वन हॉर्न राइनो के बारे में है, पोवितारा नाम का जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है उसकी फ़ोटो को शो किया गया है कि नेक्स्ट सेशन के लिए जब टूरिस्ट विजिट करते हैं वन हॉर्न राइनो को देखने के लिए, तो आप देखिए उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। आसाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है पोवितारा जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राइनो के बारे में, तो आप देखिए कि रिसेंटली जो 22 सितंबर का जो डे है, रिसेंटली जो 22 सितंबर का जो डे है उसको राइनो डे के रूप से भी सेलिब्रेट किया गया था। अब आपको राइनो के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि राइनो का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है, पिछले कुछ समय के अंदर जो राइनो का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि जो पोचिंग है उसके डिक्लाइन के बारे में मेंशन किया गया था राइनो डे के सेलिब्रेशन के दौरान में, इसका जो पोचिंग है वो डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी इंक्रीज के बारे में बताया गया। तो राइनो का आपको जो डिफरेंट जो यहाँ पे स्पीसीज़ हैं, टाइप ऑफ स्पीसीज़ हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि आपको वाइट राइनो है वो देखने के लिए मिलते हैं, वाइट राइनो आपको देखने के लिए मिलते हैं, ब्लैक राइनो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वाइट एंड ब्लैक हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जावा एंड सुमात्रा है, जावा का जो आपको राइनो है वो भी देखने के लिए मिलेगा, सुमात्रा का जो आपको जो यहाँ पे राइनो है वो भी देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि वन हॉर्न राइनो जो है, जो वन हॉर्न राइनो है इसको इंडियन राइनो के नाम से भी जाना करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वाइट राइनो के बारे में, तो आप देखिए कि वाइट राइनो का जो लास्ट मेल पर्सन जो हुआ करता था, मेल जो राइनो हुआ करता था, उसका डेथ आपको 2018 के समय देखने के लिए मिलता है। अभी प्रेजेंट समय में ओनली फीमेल जो राइनोज हैं यहाँ पे नॉर्दर्न वाइट जो राइनो है उसकी रिगार्डिंग में। हार्बीवोरस आपको जो राइनो है वो देखने के लिए मिलेगा, हार्बीवोरस ये बेसिकली हुआ करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि फॉरेस्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। इनके कुछ थ्रेट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। थ्रेट इनके बेसिकली क्या हुआ करते हैं, हैबिटाट का लॉस होना, इन्वेजिव स्पीसीज़ का प्रेजेंस होना, क्योंकि हार्बीवोरस हैं तो काफ़ी बार ग्रास के अंदर में इन्वेजिव स्पीसीज़ का प्रेजेंस है जो कि इनका फूड का जो आप देखिए कि जो डाइट है उसको ये इम्पैक्ट करता है। पोचिंग एक मेन रीजन है, क्लाइमेट चेंज भी एक मेन रीजन है। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजन्स है जिसकी वजह से
इनका जो कुछ मेजर थ्रेट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि चाइना के वहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ मेडिसिन है, इसके अलावा वियतनाम के वहाँ पे इसको स्टेटस ऑफ सिंबल के रूप से भी देखा करते हैं, इसकी वजह से भी इनका पोचिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। इंडिया के अंदर पोचिंग के केसेज डिक्लाइन हुए। काजीरंगा मॉडल है उसको आप यूज कर सकते हो आपके आंसर्स के अंदर में जब भी वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आप देखिए कि काजीरंगा के अंदर में किस तरीके से वहाँ पे जो स्पेशल फोर्स है, जो स्पेशल फोर्स बेसिकली जो राइनो का पोचिंग रोकने के रिगार्डिंग में उसको क्रिएट किया गया, और उसका बेसिक मैंडेट यही था कि यहाँ पे पोचिंग है उसको डिक्लाइन किया जाए। लोगों को भी अवेयर किया गया कि पोचिंग को क्यों यहाँ पे डिक्लाइन करना है। कि आप देखिए कि उसका किसी भी तरीके का जो बेनिफिट है वो नहीं है, राइनो का जो हॉर्न है उसका किसी भी तरीके से जो बेनिफिट है वो नहीं है। या हमारे यहाँ पे जो राइनोज है उसका प्रेजेंस क्या एंशिएंट समय में भी हुआ करता था स्टूडेंट्स। आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने रीड किया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में पशुपति सील के बारे में, पशुपति सील को आप जरूर से देखना आपकी बुक के अंदर में। पशुपति सील के अंदर भी राइनो का जो फोटो है, राइनो का जो फोटो है उसको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि बाबर जब इंडिया के लिए आते हैं, बाबर जब इंडिया के लिए आते हैं तो उनके द्वारा अपना जो बुक है बाबरनामा, जो उनका किताब है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? क्या बाबर के ही द्वारा उस बाबरनामा को लिखा गया था? ये आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स बाबर के द्वारा आप देखिए कि पेशावर का जो एरिया है, बाबर के द्वारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, पेशावर, वहाँ पे राइनो को जो हंट है वो किया गया था। ये इसके बारे में बाबरनामा के अंदर भी मेंशन किया गया है। 2011 के समय जो राइनो का जो सेलिब्रेशन है, राइनो डे, उसको स्टार्ट किया गया। तो ये राइनो के बारे में था। अर्लियर फेज के अंदर वेस्टर्न हिमालयाज का जो पार्ट है वहाँ पे भी मिला करता था, पर प्रेजेंट समय में आपको जो राइनो है वो ब्रह्मपुत्रा वैली है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है। और आप देखिए कि कुछ पार्ट हमारा तराई का जो रीजन है जिसके अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर में लखीमपुर खेरी का जो एरिया है, जहाँ पे आप देखिए कि दुधवा नेशनल पार्क है जिसके अंदर भी राइनो का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप राइनो इंडिया के अंदर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके बारे में भी आपको पता होना। कुछ पार्ट भूटान के अंदर भी है। वन हॉर्न राइनो आपको नेपाल के वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, नेपाल, भूटान एंड इंडिया के वहाँ पे। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि आसाम के अंदर तो मेजरली पाए जाते हैं, 70% इनका पॉपुलेशन आपको काजीरंगा के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। वेस्ट बंगाल के भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि जल्दापारा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नाम का जो नेशनल पार्क है वहाँ पे इनका प्रेजेंस है वो हुआ करता है। दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में है। बाकी जो एरियाज हैं जो कि आपको दोआर का जो रीजन है, जो यहाँ पे आसाम का जो पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जापान के वहाँ पे विजिट किया जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो जापान का जो विजिट है उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया और जापान का जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है कि मुंबई के अंदर में, मुंबई है अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन है उसके रिगार्डिंग में जो भी यहाँ पे लूप होल्स है उनको रिजोल्व किया जाए। जो भी यहाँ पे जो उस एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईआईटी के, आप देखिए कि यहाँ पे फीस का पेमेंट नहीं किया गया था एक स्टूडेंट के द्वारा। उनका काफ़ी अच्छा रैंक है, उनके जो फादर हैं वो आप देखिए कि जो लेबरर हैं, उसी की वजह से उनके द्वारा जो फीस का पेमेंट है वो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 को यहाँ पे यूज किया गया। आर्टिकल 142 क्या है, पहली बात तो आपको ये ही पता होना चाहिए इस न्यूज़ के बारे में। आर्टिकल 142 है स्टूडेंट्स कंप्लीट जस्टिस के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल का समय समय पे यूज किया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में क्यूरेटिव पेटिशन का जो कॉन्सेप्ट हम रीड करते हैं, रूपा अशोक खुर्रा है वर्सेज अशोक खुर्रा का जो केस है जिसके अंदर क्यूरेटिव पेटिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया था। तो आप देखिए कि क्यूरेटिव पेटिशन को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इवोल्व किया गया आर्टिकल 142 के थ्रू ही किया गया है। बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट को जो वर्क कैरी आउट करना होता है लॉ के अकॉर्डिंग करना होता है, सिंपेथाइज वे के अंदर नहीं वर्क हुआ करता है, कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द लॉ हो, बट कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में आर्टिकल 142 है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट केसेस के अंदर किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अभी जब बजट को प्रेजेंट किया गया तो बजट के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बजट के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं
उनका हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको एक्सपेंड करने के रिगार्डिंग में उनकी पार्टनरशिप को कैरी आउट किया जाए। न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स का इंगेजमेंट किया जाए, जिससे कि हम यहाँ पे इस पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश करते हुए न्यूक्लियर सेक्टर को यहाँ पे एक्सपेंड किया कर सकें। आप देखिए कि हमारा टारगेट भी है COP26 जो है, COP26 किस चीज़ का आप देखिए UNF ट्रिपल सी का जो COP26 है उसका मीटिंग कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स, ग्लासगो के वहाँ पे। आप देखिए कि ग्लासगो की मीटिंग के अंदर यहाँ पे टारगेट को सेट किया गया था कि 500 गीगावाट है, 500 जो गीगावाट है उसको हमें प्रोड्यूस करना है नॉन फॉसिल फ्यूल से। नॉन फॉसिल फ्यूल के बेसिस पे हमें यहाँ पे एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना है। प्रेजेंट समय के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो एटॉमिक एनर्जी का जो एक्ट है 1962 का, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, उसी के थ्रू आप देखिए कि हमारा जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको प्राइमरी वे में यहाँ पे जो कंट्रोल है, जो रेगुलेट है वो किया जाता है। इसी एटॉमिक एनर्जी एक्ट का 1962 के इस एक्ट का जो सेक्शन 3A है उसके अंदर बताया गया है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे पावर है, जिससे कि आप देखिए कि जो उनके द्वारा जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको रेगुलेट किया जाए, उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, डेवलप किया जाए और यूज किया जाए न्यूक्लियर एनर्जी का। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समय समय पे प्राइवेट सेक्टर्स के पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में यह पेटिशन है उसको फाइल किया गया था इसी एक्ट के अंडर में, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन को फाइल किया गया कि यहाँ पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, उन्हीं के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग में प्रोड्यूस है उसको यूज करना है, वो किया जा सकता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों यहाँ पे इंगेज किया गया। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेटिशन को डिसमिस किया गया है। सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो किया जाता है तो कुछ आपको जो कंट्रोवर्शियल जो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1986 के समय में एक जो रसिया के वहाँ पे एक जगह है चॉर्नोविल नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर रेडिएशन का एमिशन हुआ था स्टूडेंट्स। जापान के वहाँ पे 2011 के समय फुकुशिमा का जो इंसिडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन कंट्रोवर्सीज को, उन यहाँ पे इंसिडेंट्स को देखते हुए अगर प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है तो कुछ यहाँ पे जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी इम्पोज किया जाए। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है NPCIL है, उनके द्वारा आप देखिए कि नीति आयोग के द्वारा भी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था कि इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट के सेक्टर के अंदर में प्राइवेट प्लेयर्स का जो एंगेजमेंट है उसको अलाउ किया जाए। जो RTI है उसको आप देखिए कि उसको यहाँ पे एज ए पब्लिक अथॉरिटी के रूप से सेटअप किया जाए, RTI के थ्रू जो आंसर्स है उनका रिप्लाई किया जाए, और किसी भी तरीके से यहाँ पे जो चेर्नोबिल एंड फुकुशिमा का जो इंसिडेंट है वो ना देखने के लिए मिले इंडिया के अंदर में, क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वे के अंदर वर्क है उसको कैरी आउट करना चाहिए न्यूक्लियर सेक्टर के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसरो को यहाँ पे बताया गया है इसरो किस तरीके से फंडिंग के ऊपर डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर में, और नासा को यहाँ पे बताया गया कि उनके द्वारा किस तरीके से जो पैरेलल मिशन है उनको चलाया करते हैं। अभी प्रेजेंट समय में एक मिशन है उनको उनके द्वारा डिसकंटिन्यू किया गया था। आप देखिए कि पोलार सेक्टर के अंदर एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग में ही ये जो रोवर का एक मिशन है जिसको लॉन्च किया गया, जिसको अभी कुछ समय के लिए यहाँ पे रोका गया है। आइस का बेसिकली यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर का जो आइस है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैप करना था, जो सदर्न पोल है, जो मून का जो सदर्न पोल है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसरो का जो लिमिटेशन है उसको डिस्कस किया गया है। अभी आप देखिए कि इसरो के द्वारा आने वाले समय के अंदर में मून से कुछ आप देखिए कि जो फाइंडिंग्स है उनको वापस से इंडिया के लिए लाया जा सके। कुछ यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में भी डिस्कस किया है कि इसरो का किस तरीके से पोटेंशियल है, हर एक जो मिशंस हैं उनके द्वारा सक्सेसफुली वे में कैरी आउट किए गए हैं। बट नासा के द्वारा आप देखिए कि फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली नासा एंड इसरो का कुछ बताया गया, कुछ पोटेंशियल है उसके बारे में मेंशन है, और फंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट का जो क्लियरेंस है उसके ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जो पॉपुलेशन है प्रेजेंट समय में आप देखिए कि चाइना एंड इंडिया के यहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है एक समय के बाद में आप देखिए कि सीनियर सिटीजन्स जो 60 प्लस के जो पर्सनस हैं
उनके जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे आने वाले समय के अंदर में। तो हमारा जो सीनियर पर्सन है, जो एल्डर पर्सन है, उनका पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो उसके लिए उनको आप देखिए कि जो प्रॉपर हेल्थ केयर है उसको डेवलप करने का ज़रूरत है। प्रेजेंट समय में 7 बिलियन के आसपास जो हेल्थ केयर का जो कंजप्शन है उसको मेंशन किया गया है कि $7 बिलियन के आसपास हेल्थ केयर के रिगार्डिंग में जो कंजप्शन है हमारी जो एल्डर पॉपुलेशन है उसका। आयुष मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया गया। आरोग्य जो मंदिर को डेवलप किया है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बूस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ है उसको भी आप देखिए कि यहाँ पे रिजोल्व किया जाए। 5 लाख का जो कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 13% के आसपास जो पॉपुलेशन है 2031 के समय में 2031 के समय आप देखिए कि 13.2% का जो पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीजन्स का है। ये जो पॉपुलेशन है आने वाले समय में इंक्रीज होगा, 19% आपको देखने के लिए मिलेगा 2050 के समय में। तो हमें इस जो आने वाले समय के रिगार्डिंग में जो पॉलिसी है उसको फ्रेम किया जाए। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे आप देखिए कि री एम्प्लॉयमेंट वो भी प्रोवाइड किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में एक सेक्रेड इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे डिस्कस किया। उनको प्रॉपर हेल्थ का कवरेज हो, हेल्थ का उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, एक्सेसिबिलिटी हो, उन सभी का डिस्कशन है कि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड का जो चैलेंज है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप से भी हमें कैसे यहाँ पे यूज करना है। जो सिल्वर डिविडेंड है, जो 60+ पर्सनस का जो एज है आने वाले समय में जो क्रिएट होगा। साइंस सेक्टर के अवार्ड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं साइंस सेक्टर के रिगार्डिंग में। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उनके अंदर किस तरीके से रिफॉर्म लाया गया है। पॉलिटिकल जो सेक्टर्स है उसको पॉलिटिकल एंगल के अंदर में साइंस के जो अवार्ड्स हैं वो ना दिए जाएँ। तो आप देखिए कि इस टॉपिक को हमने काफ़ी बार रीड किया है। साइंस सेक्टर के जो अवार्ड्स हैं, 11 मई का दिन आपको पता होना चाहिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर टेस्टिंग को कैरी आउट किया गया था। पोखरण राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के वहाँ पे पोखरण है जिसके अंदर 1998 के समय में। इसके अलावा आप देखिए कि 23 अगस्त जो कि हमारा स्पेस डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। चंद्रयान जो मिशन है उसको हमने सक्सेसफुली लैंड करवाया था मून के वहाँ पे। तो आप देखिए कि इन दोनों दिनों के रिगार्डिंग में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। इसके अंदर जो मॉनेटरी बेनिफिट है, कुछ सेक्शंस के अंदर मॉनेटरी बेनिफिट है उसको यहाँ पे मना किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर में। और साइंस सेक्टर के जो अलग अलग अवार्ड्स हुआ करते थे उन सभी को यहाँ पे विज्ञान पुरस्कार के अंदर में कंबाइन कर दिया गया है। तो साइंस अवार्ड्स के रिगार्डिंग में कमेटी हो, कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया जाए जिससे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी आप देखिए कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल के वहाँ पे जो हीनियस क्राइम का जो न्यूज़ है वो सामने आया था, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिले के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया है। अननेसेसरी आप देखिए कि और अनऑथराइज कोई यहाँ पे वर्क को कैरी आउट किया गया हो तो उसी केस के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे डिस्कशन है जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज़ से आप देखिए कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958 का। इसी का जो सेक्शन 3 है जिसके अंदर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है उसको डिक्लेयर करना होता है गवर्नर के द्वारा। और आप देखिए कि उसके बाद में वहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को इम्पोज कर दिया जाएगा। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंदर में जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं उनको आप देखिए कि कुछ पावर है जिसके द्वारा उनके द्वारा विदाउट वारंट के बेसिस पे सर्च को कैरी आउट किया जा सकता है। सर्च को कैरी आउट करने के अलावा आप देखिए कि उनके द्वारा जो शूटिंग है उसको भी कैरी किया जा सकता है। तो ये आपको आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को एक्सटेंड किया गया है मणिपुर का जो हिल्स का एरिया है उसी के अंदर में 6 मंथ्स के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि बीपी जीवन रेड्डी कमेटी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बीपी जीवन रेड्डी कमेटी भी है वो आपको यहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिफामेशन प्रोसेस के बारे में है, उसी के रिगार्डिंग में जो स्टे है वो दिया गया है कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है तो उसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के रिगार्डिंग में। किसी आप देखिए कि यहाँ पे जो इलेक्शन के दौरान में उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया था तो क्रिमिनल जो डिफामेशन है उसको स्टे किया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है 1997 के समय में
आप देखिए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको सेटअप किया गया था। एक चेयरमैन है, 2 यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर हैं, 2 यहाँ पे फुल टाइम मेंबर हैं। तो आप देखिए कि एक चेयरमैन है, चेयरमैन के अलावा 2 यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर हैं, 2 यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर हैं, 2 आपको फुल टाइम मेंबर हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि 3 ईयर मैक्सिमम टर्म हुआ कर सकता है, या इसके अलावा 65 ईयर है। और हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग में जो स्पेक्ट्रम का जो अलोकेशन है, उन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। बट आप देखिए कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट के फंड के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में है, आप देखिए कि हमारा जो मूवी सेक्टर है उसके अंदर में एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के रूप से दिया जाता है। तो हमारे जो वेटरन एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, उनको ये दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती हैं, उनको ये दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। स्टूडेंट दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट ईयर किनको दिया गया था, एक जो हमारे यहाँ पे वेटरन एक्ट्रेस हैं वाहिदा रहमान, उनको आप देखिए कि दिया गया था। क्या आप देखिए कि स्टूडेंट डेथ के बाद में भी दिया जाता है, कि डेथ के बाद में भी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो स्टूडेंट दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है, आप देखिए कि जो 2017 के समय विनोद खन्ना है उनको डेथ के बाद में दिया गया था, उनका आफ्टर द डेथ उनको अवार्ड है वो दिया गया। उससे पहले भी आप देखिए कि एक बार ऐसा इंसिडेंट है वो सामने आया था, बट अवार्ड को जब अनाउंस किया गया था तो पर्सन है वो जिंदा है वो हुआ करते थे जब अवार्ड उनको अनाउंस किया गया था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के ही बारे में, तो आप देखिए कि 1969 के समय इसको स्टार्ट किया गया, 1969 के समय इसको स्टार्ट किया गया, और ये कंटिन्यूअस है, कभी भी आपको इसका डिसकंटिन्यूटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, कंटिन्यूअस है। जब से लेकर आप देखिए कि 2023 का ये जो अवार्ड है यहाँ पे दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती हैं जो आपको वेटरन एक्टर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। इनका एक सॉन्ग भी हुआ करता था, आप देखिए कि 90s के समय में जिम्मी जिम्मी एक सॉन्ग हुआ करता था, जो कोई आपको यूएसएसआर के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जिम्मी जिम्मी जो सॉन्ग है काफ़ी बार आपने यूट्यूब के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो आप देखिए कि काफ़ी बार जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो पर्सनस हैं उनका जो रील भी आपको इस जो जिम्मी जिम्मी सॉन्ग है उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में हमने डिस्कस किया, तो अब दादा साहेब कौन थे? दादा साहेब बेसिकली हमारा जो मूवी इंडस्ट्री है, जो सिनेमा सेक्टर है, उसी के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। उनके द्वारा एक फुल टाइम का जो फर्स्ट मूवी है वो बनाया गया था। बट आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, वो मूवी है वो साइलेंट मूवी था। फर्स्ट मूवी कौन सा था? आप देखिए कि राजा हरीशचंद्र वो फर्स्ट मूवी है। के गांधी का भी लाइफ स्टोरी है उस मूवी के रिगार्डिंग में, उनका भी एसोसिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो राजा हरीशचंद्र नाम का जो मूवी है वो उनके दादा साहेब के द्वारा आप देखिए कि उसको उस समय उनके द्वारा बनाया गया। और अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो फर्स्ट मूवी है जो आपको बोलती हुई मूवी देखने के लिए मिलती है, उसको हम जानते हैं आलम आरा, जिसके अंदर ऑडियो एंड वीडियोज हैं वो हुआ करते थे। हरीशचंद्र है जो साइलेंट मूवी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिल्ली के जो फॉरेस्ट एरिया है उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जवाब है वो मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दिल्ली के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स हैं उन्हीं के साथ में कि ग्रीन कवर है उसको कैसे यहाँ पे लैकिंग है उसको कैसे ऐसे इम्प्रूव करना है। नीति आयोग के सीईओ हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में तो हमारा जो ग्रोथ है वो आप देखिए कि एक पेस है उसके रिगार्डिंग में है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो यहाँ पे ग्रोथ है वो लिटिल बिट पेस के ऊपर नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग में उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक सही पेस के ऊपर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन के बारे में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के कुछ विलेज हैं उनको कैप्चर किया गया रसिया के द्वारा। यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि ताइवान को कुछ डिफेंस सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है, तो चाइना के द्वारा इसको ऑब्जेक्ट किया जाएगा। रवांडा के वहाँ पे आप देखिए कि इबोला के थ्रू ही आप देखिए कि वहाँ पे बेसिकली जो मारबर्ग नाम का वायरस है उसका आउटब्रेक हुआ है, काफ़ी सारी जो डेथ है उनको ऑब्जर्व किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मारबर्ग जो वायरस है उसके बारे में, तो फ्रूट बैट के अंदर उसका प्रेजेंस हुआ करता है, और फ्रूट बैट के अंदर ही आपको जो प्रेजेंस है वो आप देखिए कि नीफा वायरस का आपको देखने के लिए मिलेगा।
जो कि केरल के वहाँ पे कुछ केसेज हैं वो सामने आए थे नीफा वायरस के। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली मार्बर्ग जो वायरस है उसका जो डेथ है वो है, वैक्सीन उसका अवेलेबल है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो हजीबुल्ला है उसके बारे में है। हजीबुल्ला के द्वारा इसराइल से आप देखिए कि कंटिन्यूस फाइट है वो किया जाएगा। हमास के जो लीडर हैं उनका भी यहाँ पे डेथ हुआ है लेबनान के अंदर अटैक के दौरान में। और यूरोपियन जो राइट्स का जो अवार्ड है वो यहाँ पे वेतन जो आप देखिए कि वेनेजुएला के जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको दिया गया है उनकी फ़ाइट के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि यूरोपियन जो राइट प्राइज़ है वो यहाँ पे वेनेजुएला के अपोजिशन के जो लीडर हैं जिनके द्वारा वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है जो मूवमेंट है उसको कैरी आउट किया गया था, उन्हीं को ये जो राइट अवार्ड है वो यहाँ पे बेसिकली दिया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है उसको नोट डाउन कीजिए और होमवर्क को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से मेंशन करना जो भी होमवर्क आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।